में जो कविताएं लिखी जा रही थी वो छायावाद की कविता एक रहस्यवाद की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती थी। रचनाओं में ये नहीं कि जो भी बात हो इशारे से हो लेकिन आड़ में ना हो, और छायावाद में जो बातें कही जाती थी वो आड़ में कही जाती थी। और ये जिसे हम हालावाद कहते हैं या बच्चन की मधुशाला, इन्होंने जो समाज की रूढ़ियाँ, समाज की गलत परंपराएं और उनका विरोध किसी की आड़ लेकर नहीं, बिल्कुल खुले ढंग से कहा। और सबसे जो जनमानस में लोकप्रिय हो जाने की बात, तो उस समय छायावाद, उसके पहले संस्कृत गर्भित शब्दावली जो एक आम आदमी की बोलचाल की भाषा नहीं थी, उसको आम आदमी नहीं समझ पाता था। और मधुशाला एक ऐसी बोलचाल की भाषा में लिखी गई जिसे हम खड़ी हिंदी का नाम देते हैं कि समाज का हर स्तर यानी हर व्यक्ति उसको समझ सकता था। और बात भी कुछ इतनी सीधी होती थी कि लोगों को लगता था कि जैसे ये हमारे लिए ही लिखा गया है। लोकप्रिय होने का यही एक कारण था कि उस समय हरिवंश राय बच्चन की एक दो नहीं लगभग 500 कवि सम्मेलनों में इसका पठन किया उन्होंने। और इसीलिए ये जनमानस की लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। ये बात और है कि लोगों ने आरोप भी कम नहीं लगाए, कहा कि ये तो यानी एक रूमानियत और एक पियक्कड़ों के पक्ष में रहकर लिखी गई रचना है और इसमें गंभीर चीज़ों से हटकर है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने इनके प्रतीकों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हम अगर ये बात करें तो क्या इससे पहले लोगों ने मैखाना, मैकदा या साकी मीना के बारे में बात नहीं की? गालिब कहते हैं कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबे रोज़ तमाशा मेरे आगे। और चलो हम उसके पहले की बात करें, क्या उसके बाद इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिख दिया गया कि 32 से लेकर और 37 उसके बाद ये जो हालावाद, जो बच्चन की मधुशाला, मैं उसको दूसरा नाम दूंगा, वो समाप्त हो गया। और बड़े उत्साह से कारण पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसके कारण बताइए, ऐसा क्यों हुआ उसके कारण बताइए। जबकि कहाँ समाप्त हो गया, ये तो एक सामान्य जनमानस की बात, ये तो उसके पहले भी कही जाती थी, आज भी कही जाती है। मैं आपको आज के रचनाकारों के बारे में जिन्होंने इन प्रतीकों का सहारा लेकर, इन प्रतीकों का बड़े शक्तिशाली ढंग से उपयोग करके समाजवाद जैसे विषय को भी यानी मंच पर पेश किया। आपको मैं श्री घनश्याम मिश्र की एक शेर पेश करना चाहूँगा। गज़ल के 2 शेर हैं, सारे तो याद नहीं हैं, लेकिन देखिए कि आज के समाजवाद को पेश किया, और वो भी यानी समाजवाद का तकाजा जो एक आम आदमी चाहता है, जो जिसको बड़े बड़े आंकड़ों से या फिगरों से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए एक अच्छी बात
और अच्छी स्थिति कोई और ही चीज़ है। तो वो दो शेर इस तरह से हैं कि अच्छा तो बस यही है, कुछ अंजाम दीजिए, चलती हुई जुबां को अब आराम दीजिए। अब जो मैकदे की बात मैं कह रहा हूँ कि इस मैकदे की आबरू जिनकी वजह से है, इस मैकदे की आबरू जिनकी वजह से कम उनको भी तो एग्ज़ाम दीजिए। अब इसमें मैकदे की आबरू, अब ये मैकदा वो मैकदा नहीं है जिसको लोग आरोप लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे कि इस मैकदे की आबरू जिनकी वजह से है, जिन्होंने इस मैकदे को बनाया है, वो तो प्यासे ही खड़े हैं लाइन में, कम से कम उनको भी तो एग्ज़ाम दीजिए। तो इन प्रतीकों का सहारा मैकस, मैखाना, ये सारी चीज़ें अगर साहित्य में प्रतीक के रूप में आती हैं और एक इशारा करती हैं, तो हमें इसे सार्थक ढंग से लेना चाहिए, न कि उस प्रतीक को अलग छोड़कर और केवल उस वाक्य को और शब्दों को पकड़कर और उस पर आरोप लगाना या उसको नज़रअंदाज कर देना, ये सही नहीं है। अब इसके आगे जो यानी कुछ बंद हैं रुबाइयों की चर्चा डॉक्टर साहब करेंगे और उसमें मैं भी प्रयास करूंगा। धन्यवाद जी। ये जैसे कि आपने कहा कि भाई ये पुरानी परंपरा रही है, पहले भी रही हैं चीज़ें, आज भी हैं और आज के कवियों में भी हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, बात है कि ये प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई रचना है। इसमें जितने भी मधु या साकी या मधुबाला या साकी बाला, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं, तो ये एक प्रतीक के माध्यम से बच्चन जी ने इसका प्रयोग किया है। और जैसा कि आपने कहा कि हिंदी कविता, आधुनिक युग में हिंदी कविता को इतना लोकप्रिय बनाने का काम, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कवि सम्मेलनों की रही है। एक समय था कि जब भारत भारती हर चौपाल पर गाई जाती थी, लेकिन उससे भी आगे चलकर जब 1933 में पहली बार बच्चन जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में इस मधुशाला का पाठ किया, तो खूब वाहवाही मिली। उसके बाद सरस्वती पत्रिका में भी मधुशाला की रुबाइयाँ जो हैं छपीं और इनके चाहने वालों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जैसी जैसी इनकी लोकप्रियता बढ़ी, इनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे कवि सम्मेलनों से मिलने वाले निमंत्रणों की संख्या भी बढ़ती गई। आपने कहा कि लगभग 500 कवि सम्मेलनों में बच्चन जी ने मधुशाला का पाठ किया है। यही इसकी लोकप्रियता सिद्ध करती है कि लोक में कितनी पकड़ है, कितनी पैठ है। तो ये लोकप्रिय रचना इतनी क्यों है? इसमें सामाजिक चीज़ें हैं और इसमें समाज की व्यक्ति है। प्रतीकों के माध्यम से कवि बच्चन जो है उन समस्याओं से कैसे जूझते हैं, बहुत कुछ है इस मधुशाला में। तो आइए हम मधुशाला से डायरेक्ट सीधे जुड़ते हैं और उनकी रुबाइयों के साथ ही उनमें से कुछ देखने की कोशिश करते हैं, उसकी लोकप्रियता को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो पद है, आप देखिए कि इसमें मधुशाला क्या है। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। ये मधुशाला है क्या, उसके विषय में भी कहते हैं बच्चन जी कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साकी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। तो ये मधुशाला और कुछ नहीं है, बस ये पुस्तक है, पाठक गण हैं पीने वाले
पुस्तक मेरी मधुशाला, क्या कहते हैं मिश्रा जी? पाठकगण उन्होंने ही उस समय इतने विरोध के बावजूद, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना इस पर आरोप लगे और जितना इस मधुशाला के बारे में कुछ लोगों ने उल्टी सीधी बातें भी की, उतनी ही ये मधुशाला लोकप्रिय हुई। कहने का मतलब कि बच्चन जी को ये संतोष था कि कोई पढ़ रहा है या कोई सुन रहा है, क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो एक बिल्कुल निर्भीक और उन्मुक्त विचारधारा के साथ उन गलत परंपरा और रूढ़ियों का विरोध खुल्लम खुल्ला किया करते थे। जैसे वैयक्तिक अनुभूति की बात करें, मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला, इतनी पी जीने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं, सिंधु तृषादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। यानी इसमें कवि अपनी वैयक्तिक अनुभूति और जैसा कि लोगों ने आरोपित किया कि इसमें गंभीर बातें नहीं हैं, बिल्कुल सतही बातें और सतही इशारे, जबकि ऐसा नहीं है। दार्शनिकता की भी अगर हम बात करें तो छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, अन्न के आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अब इससे स्पष्ट दार्शनिकता, अगर हम इसी को साधक बनकर बैठकर हम ये बात करते हैं तो हम बहुत बड़े संत बन जाते हैं समाज में, यानी एक साधक का दर्जा प्राप्त होता है। जबकि यही चीज़ यहाँ पर कविता में स्पष्ट रूप से खुले ढंग से प्रस्तुत की गई। और मिश्रा जी, ये ईश्वर और अपनी बात की आपने, हाँ, दर्शन की, हाँ, तो ईश्वर के विषय में भी जो है कि कैसे अलग अलग मतांतर हैं, अलग अलग रास्ते हैं, हाँ, और उसके पाने के तरीके, ये जो एक वाली बात है। बच्चन जी उसको भी, हाँ, एकेश्वरवाद, हाँ, उसको हाँ, कबीर ने कभी कहा, हाँ, या जिन लोगों तो हम अगर कहेंगे रहस्यवाद की शुरुआत, रहस्यवाद की शुरुआत, तो हम कहेंगे कि कबीर उसके प्रणेता या हाँ, उनकी शुरुआत करने वाले ही कबीर थे। तो इस विषय में भी एक पद है इनका, बहुत अच्छा मधुशाला में पद है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो ये क्या बात है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी रास्ते भले अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचने का रास्ता जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, वो मान लीजिए कि हम वास्तव में मधुशाला का कवि किसी परलोक और उसके बारे में बड़ी ख्वाहिश नहीं रखता कि वहाँ पर पहुंचकर मुझे स्वर्ग मिलेगा या क्या मिलेगा, लेकिन वो इसी दुनिया में एक सही रास्ता और सही स्थान, सही जीवन जहाँ पर सब मिलजुल कर रहें, और वहाँ पर यह ना हो कि
आप कुछ और हैं, हम कुछ और हैं, हम एक दूसरे से कुछ कहते हुए डरते हैं, पता मिश्रा नहीं। जी, आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ। अभी आपने जो इस लोक और उस लोक की बात की, थोड़ा सा एक छायावादी कवि और ये इन बच्चन जी की एक हम अपने विषय मधुशाला पर आते हैं। उस पार हाँ जी, मधुशाला पर आते हैं, लेकिन वो आपने कह दिया कि इस पर मैं ये कुछ नहीं। जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है, मेरे नाविक। हाँ, पहले आप कहिए जी, फिर मैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे तज कोलाहल अवनी रे। किसी दूसरे लोक में, शायद इसी को छायावाद में पलायनवाद भी कहा गया है, कि इस लोक के दुख से, पीड़ा से, मृत्यु से, ये जो दुनिया का दुख है, इस दुखों से कवि जो है किसी दूसरे काल्पनिक लोक में चले जाना चाहता है। लेकिन वहीं बच्चन जी की कविता जिसका जिक्र आपने किया कि इस पार उस पार, इस पार उस पार, तो इस पार जरा आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए थोड़ा सा, और विद्यार्थियों को जो है वो क्लियर हो। हाँ, जो मैंने कहा और कि फिर मधुशाला पर हम फिर वापस आते हैं। हाँ, जो मैंने कहा कि जैसे उसे मधुशाला के कवि को किसी परलोक, किसी दूसरे लोक की ख्वाहिश या वहाँ पर क्या होगा जो गालिब की बात की, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो उस लोक के बारे में उसकी कोई ख्वाहिश नहीं। मधुशाला का कवि एक एक पल, एक एक क्षण यहीं पर जीना चाहता है, और जो गलत परंपरा और गलत रिवाजों का वो विरोध भी करता है। तो ये कुछ लाइनें मैं पेश करता हूँ। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मस्त रहो, बुलबुल तरुकी फुनगी पर से यौवन संदेश सुनाती है। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला लेती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर इस दुनिया में मधु भी है, तुम भी हो, मैं भी जीवन को भरपूर जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मैं उस पार की जो बातें समाज में हैं